नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कन्नौज सिर्फ एक नगर नहीं था, बल्कि सत्ता और सामान का प्रतीक बन गया था। और इसी के लिए छिड़ा एक त्रिपक्षीय संघर्ष, जो आज हम लोग ट्राइपार्टाइट्स स्ट्रगल को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार हर्षवर्धन ने पूरे नॉर्थ इंडिया पर शासन किया। जब हर्ष की मृत्यु हुई, तब यहाँ पे उत्तर भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और हर्षवर्धन के समय में जो कन्नौज था, यहाँ से व्यापार का मुख्य जो था वो कन्नौज ही था। इसलिए यहाँ पर सत्ता के लिए यहाँ पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो गया। और कन्नौज का जो इम्पोर्टेंस था, ये गैंजेटिक प्लेन में था, बहुत ही क्या था, ये फर्टाइल लैंड था। और उस समय के लिए ये जो ट्रेड करते तो ये हब था। और यहाँ पर ये एक सिंबल बन गया कि नॉर्थ इंडिया में यदि शासन करना है तो कन्नौज पे क्या होगा, हमारा कब्जा होना चाहिए। तो इसी वर्चस्व को लेकर के तीन राजवंशों के बीच में महासंग्राम का युद्ध हुआ। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर मत्स्य न्याय प्रणाली की शुरुआत हुआ। डेट मीन्स फिश जस्टिस सिस्टम। मतलब किस प्रकार समुद्र में बड़े मछली छोटे मछली को खा जाती है। मतलब माइट इज़ राइट, जो ताकतवर होगा वही क्या यहाँ पे शासन करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे तीन स्ट्रगल होगा। ये रहा कन्नौज, यहाँ मैप में दिखाया गया है। और इसके नीचे में जो साउथ इंडिया का क्षेत्र है, यहाँ पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी उस समय है। फिर इसके बाद बंगाल और बिहार के रीजन में पाल डायनेस्टी है। और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये गुर्जर प्रतिहार का डायनेस्टी है। हम लोगों ने बाद में पढ़ेंगे कि राजपूत डायनेस्टी जो है दो शाखा में बटा हुआ है, एक गुर्जर प्रतिहार, एक परमार डायनेस्टी है। और तीनों राजवंश के बीच में एक महायुद्ध होगा और इसमें फाइनली जो जीत करके आएगा वो है गुर्जर प्रतिहार। वो कन्नौज पे पूरी तरीके से कंप्लीट कब्जा कर लेगा। तो हम लोगों ने पढ़ेंगे आज पाल डायनेस्टी जी। इसका पीरियड है 750 एडी से लेकर के 1162 एडी के बीच में है। तो इसके जो पहला जो शासक हुआ गोपाल हुआ, और इसने राजधानी बनाया मुंगेर को। और इसमें जो सबसे फेमस इसने काम किया कि ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, जो आज बिहार शरीफ में है, यहाँ पर इसका क्या स्थापना किया। फिर गोपाल जो है ये फाउंडर है किसका, पाल डायनेस्टी का। और ये जो पाल डायनेस्टी जो यहाँ पे आया, इससे पहले यहाँ पे गौड़ शासक था। देखे थे कि किस प्रकार गौड़ शासक और मालवा के रूलर देवगुप्त मिलकर के ग्रहवर्मन की हत्या किया। तो जब गौड़ शासक, जब शशांक की मृत्यु हो जाता है, तो यहाँ पे शासन करने के लिए पाल वंशों ने यहाँ पे क्या किया, कब्जा कर लिया। तो गोपाल इसके फाउंडर है पाल डायनेस्टी के। फिर इसके बाद नेक्स्ट है धर्मपाल। इसके काल में सब एक स्थापना को एक और यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है, बिहार के भागलपुर में है। और यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता था, ये वज्रयान शाखा का शिक्षा दिया जाता था। और एक और यूनिवर्सिटी इसमें और फेमस इसने इस्टेब्लिश किया, वो सोमपुरा यूनिवर्सिटी, जो बांग्लादेश में है आज। और इसने टाइटल एज्यूम किया, हाई साउंडिंग टाइटल एज्यूम किया। जैसे पहले भी देखते आए हैं कि बड़े बड़े टाइटल सब एज्यूम किए हैं। किस प्रकार हर्षवर्धन ने भी लॉर्ड ऑफ नॉर्थ टाइटल एज्यूम किया, जिसे हम लोग बोले थे उत्तरापथनाथ। तो यहाँ पर खुद को परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज धीराज का उपाधि धारण किया धर्मपाल ने। और इसने ही क्या किया कि ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल था, इसमें पार्टिसिपेट किया। ये तीनों में युद्ध होगा, कभी पाल जीत जाएगा, कभी राष्ट्रकूट जीत जाएगा, फिर कभी गुर्जर प्रतिहार जीत जाएगा। इस तरीके से दोनों के बीच में युद्ध होगा, लेकिन फाइनली जो जीत करके आएगा वो रहेगा गुर्जर प्रतिहार। फिर नेक्स्ट जो इसका शासक जो इम्पोर्टेंट हुआ वो देवपाल। इसी के काल में सुलेमान एक अरब ट्रैवलर है, एक मर्चेंट है, व्यापारी क्लास का है। और इसने आया था इसी के पीरियड में, देवपाल के ही काल में सुलेमान आया था। और इसमें जो फेमस एक और है वो है महिपाल। साउथ इंडिया डायनेस्टी में जो एक फेमस राजवंश हुआ वो चोल डायनेस्टी हुआ। चोल डायनेस्टी का एक फेमस राजा राजेंद्र फर्स्ट, ये क्या किया कि उत्तर भारत में इसने अटैक कर दिया, बंगाल और बिहार पे। तो उस समय यहाँ जो शासन काल चल रहा था वो महिपाल का चल रहा था। अब बंगाल बिहार पे इसने क्या किया, शासन किया और महिपाल को क्या किया, हरा दिया। और इसी जीत का उपलक्ष्य में इसने क्या किया, तमिलनाडु के क्षेत्र में गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक सिटी बसाया और उसने क्या किया, राजधानी बना दिया। चोल डायनेस्टी का जो राजधानी रहा
जो राजेंद्र फर्स्ट जो बनाया गंगई कोंड चोलपुरम। और राजेंद्र फर्स्ट जो है इसने टाइटल एज्यूम किया गंगई कोंड का। तो टाइटल इसने क्या एज्यूम किया, गंगई कोंड का। गंगई कोंड मतलब हो गया कि गंगा को जीतने वाला। तो उत्तर भारत में जो गंगा जो फर्टाइल लैंड है उसने यहाँ पर अटैक किया और गंगा वाले इलाकों को क्या कर लिया इसने, महिपाल को हरा दिया। तो गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक सिटी बसाया तमिलनाडु में, और इसने गंगई कोंड नामक एक टाइटल एज्यूम किया। कौन, राजेंद्र फर्स्ट। ये साउथ इंडियन हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा नाम आ रहा बीच में कि चोल डायनेस्टी, फिर चेर, चोल, पांडे, ये सब पढ़ेंगे। चालुक्य, पल्लव डायनेस्टी। तो महिपाल में जो सबसे इसने क्या किया कि रिपेयर का काम करवाया और कुछ सेक्रेड प्लेस का यहाँ पर निर्माण करवाया ये। तो सारनाथ में बनवाया, फिर इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी है, फिर बोध गया में इसने एक रिपेयर का काम करवाया और सेक्रेड प्लेस जो है साइट वहाँ पे कुछ निर्माण का काम करवाया महिपाल ने। पाल डायनेस्टी के जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ मदन पाल। और यहाँ पे जो है पाल वंश के जगह पे यहाँ पे कैप्चर कर लिया सेन डायनेस्टी ने। तो सेन डायनेस्टी यहाँ पे अब पाल डायनेस्टी को ख़त्म करके सेन डायनेस्टी खुद क्या करेगा, यहाँ पे शासन करेगा। और सेन डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने राजधानी जो है वेस्ट बंगाल का लखनौती को बनाया, जो नदिया में है, नदिया जिला में लखनौती। और इसके जो फाउंडर हुआ हेमंत सेन हुआ। तो सेन वंश की स्थापना जो किया है वो हेमंत सेन किया है। और बोला जाता है कि विजय सेन जो है वो रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कौन है, विजय सेन। फिर इसके बाद इसमें जो फेमस जो राजा हुआ वो बल्लाल सेन हुआ। ये खुद एक ऑथर था, स्वयं ये क्या था, ऑथर था। इसने 2 किताब लिखा, दान सागर और अद्भुत सागर, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। दान सागर और अद्भुत सागर, ये 2 पुस्तक किसने लिखा है, सेन डायनेस्टी का जो बल्लाल सेन है उसने स्वयं खुद लिखा है। और इसमें एक और फेमस राजा हुआ लक्ष्मण सेन, और इसके दरबार में एक कवि रहते थे जिसका नाम था जयदेव। और इसने किताब लिखा गीता गोविंद, जो संस्कृत भाषा में है। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये भी लगभग 750 एडी से लेकर के 900 एडी के बीच में इसने शासन किया। इसमें जो सबसे फेमस है वो दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग इस वंश का स्थापना किया है। इसका फाउंडर कौन है, दंती दुर्ग। और इसने राजधानी बनाया, कर्नाटक का क्षेत्र एक मालखेड़ रीजन है, तो मालखेड़ को इसने क्या किया, राजधानी बनाया। दंती दुर्ग जो है, जब साउथ इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चालुक्य डायनेस्टी है, उसी के राष्ट्रकूट जो है दंती दुर्ग, उसी के ये सामंत थे। तो जब चालुक्य जब कमज़ोर हो जाता है जब कमज़ोर हो जाता है तो यहाँ पे दंती दुर्ग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का क्या करता है, स्थापना कर देता है। तो इसका हमें जानकारी मिलता है एलोरा इंस्क्रिप्शन और सम्मनगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि दंती दुर्ग किस प्रकार जो चालुक्य का जो बादामी जो रीजन है, तो वहाँ का एक राजा था कीर्तिवर्मन, उसे क्या किया, कमज़ोर करके और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का स्थापना किया। तो ये चालुक्य भी जो था ना, ये 3 शाखा में बटा हुआ था। तो हम जब चालुक्य को पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ राष्ट्रकूट का भी थोड़ा बहुत क्या होगा, जिक्र करेंगे। तो हम राष्ट्रकूट को अभी क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो दंती दुर्ग जो स्थापना किया राष्ट्रकूट का, इसकी जानकारी हमें सम्मनगढ़ इंस्क्रिप्शन और एलोरा के इंस्क्रिप्शन से हमें क्या करता है। एलोरा केव्स में एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे लिखा हुआ कि दंती दुर्ग किस प्रकार यहाँ पर राष्ट्रकूट की स्थापना किया। फिर इसके बाद इसमें जो एक और राजा हुआ कृष्ण फर्स्ट, इसने क्या किया कि रॉकट कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाया जो एलोरा में है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हुआ वो ध्रुव हुआ। ध्रुव जो है इसने पार्टिसिपेट किया कहाँ पे, ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल हो रहा था पल्लव, राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहार, ये तीनों के बीच में। तो इस समय जो राष्ट्रकूट से जो लीड किया वो ध्रुव था। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ और जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, महान शासक हुआ, वो अमोघ वर्ष हुआ। अमोघ वर्ष जो था वो स्वयं जो था खुद एक कवि था और बहुत बड़े विद्वान था। तो इसने खुद एक किताब लिखा कविराज मार्ग, जो कन्नड़ भाषा में लिखा कविराज मार्ग, और दूसरा जो लिखा है प्रश्नोत्तर रत्नामलिक, ये जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। तो अमोघ वर्ष जो है ये खुद विद्वान होने के वजह से इसने 2 पुस्तक लिखा, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, और कविराज मार्ग जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। इसने क्या किया कि
खुद एक बहुत बड़ा आर्ट और साथ ही साथ स्कॉलर था, तो इसने सपोर्ट किया है आर्ट एंड लिटरेचर को। तो इसके दरबार में एक कवि रहते थे जिसका नाम था जीन सेन, और ये जैन धर्म के थे। जीन सेन जो था ये जैन धर्म के। इसने एक पुस्तक लिखा जीन सेन ने, आदि पुराण, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। और फिर आगे चल करके जो अमोघ वर्ष है, जीन सेन से ही इन्फ्लुएंस होकर के अमोघ वर्ष जो है जैन धर्म को अपना लिया। इसी प्रकार हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के किसके साथ, तो दिगंबर संप्रदाय के साथ ही क्या हुआ, वहाँ पे वे खुद जैन धर्म को अपना लिया। तो अब उतने लंबे समय के बाद फिर एक ऐसा राजा जिसने क्या हुआ, जैन धर्म को क्या किया, अपना लिया। और किससे इन्फ्लुएंस होकर के, तो जीन सेन से इन्फ्लुएंस होकर के। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही एक अरब ट्रैवलर आता है जो मर्चेंट है, तो वो एक सुलेमान है जो फेमस है। इसी के शासन काल में सुलेमान आता है, और सुलेमान बताता है कि जो अमोघ वर्ष है ये एक महान सम्राट है। इसने बताया कि जो पूरे विश्व का जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग है, 4 ग्रेटेस्ट किंग में से एक कौन है, अमोघ वर्ष है। इसने बताया कि बगदाद का जो खलीफ है वो एक महान है, फिर कैंस्टेंटिनोपोल का जो राजा है वो है, और तीसरा इसने बताया कि चाइना का जो सम्राट है वो, और चौथा बताया कि एक अमोघ वर्ष उसी में से क्या है, एक 4 में से एक है। इसने 5 जैन केव टेम्पल्स बनवाया अमोघ वर्ष ने। ये कहाँ पे, एलोरा में। तो हम लोग पढ़ भी चुके थे कि एलोरा का केव्स में इसमें 5 जो है जैन केव टेम्पल्स हैं। तो ये किसने बनवाया है, तो अमोघ वर्ष नहीं। फिर इसके बाद एक और राजा हुआ इंद्र थ्री नेक्स्ट। तो इसमें जो अरब ट्रैवलर्स जो है, एक अल मसूदी आया। अमोघ वर्ष में आने वाला कौन है, सुलेमान, जबकि इंद्र थ्री में आने वाला है अल मसूदी। ये एक हिस्टोरियन और जियोग्राफर है, और अल मसूदी को टाइटल दिया गया ये अरब का हेरोडोटस है। हेरोडोटस ऑफ अरब किसे कहते हैं, तो अल मसूदी को कहते हैं। इसने भारतीय ज्योग्राफी के बारे में क्या है, डिटेल चर्चा किया है। तो इसे हमें जानकारी मिलता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में भी क्या है, ट्राइपाटाइट डिवीजन के बारे में भी चर्चा किया है सुलेमान और अल मसूदी ने। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हुआ वो कृष्ण थर्ड हुआ। इससे पहले भी कृष्ण 1, कृष्ण 2 आया, फिर कृष्ण थर्ड आया। तो कृष्ण थर्ड जो है, तो हम तो जो भी इम्पोर्टेंट राजा होगा उसी के बारे में ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके शासनकाल में एक युद्ध होता है, तकोलम का युद्ध, बैटल ऑफ तकोलम, 1949 एडी में। तो यहाँ का जो राष्ट्रकूटा जो किंग है कृष्ण थर्ड, और साउदर्न टिप में जो चोल राजा है परांतक फर्स्ट, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और कृष्ण थर्ड जो है ये जीत जाता है। और इसने क्या करता है, कृष्ण थर्ड जीत जाता है और इसने टोंडाई मंडलम पर कब्जा कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। टोंडाई मंडलम तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तो कृष्ण थर्ड और चोल के बीच में युद्ध होता है, और कृष्ण थर्ड क्या है, जीत जाता है। और इसी के दरबार में फेमस पोएट रहते हैं, कन्नड़ पोएट, जो 3 फेमस, इसे हम लोग त्रिरत्न भी बोलेंगे, 3 ज्वेल्स। तो पंपा, पोन और रन, ये 3 जो इसके दरबार में रहने वाले 3 कन्नड़ पोएट्स हैं। तो पंपा, पोन और रन, एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंपा, पोन और रन ये किससे रिलेटेड है, तो ये कन्नड़ पोएट है। और इसके जो अंतिम शासक हुआ वो कार्क टू हुआ। ये एक अयोग्य शासक था। तो कार्क टू जो है, और यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर को इसने मार दिया था। जो इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को क्या किया था, मार दिया था, और फिर इसका वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी को। तो इस प्रकार चालुक्य से ही राष्ट्रकूट आया, और फिर इसके बाद राष्ट्रकूट कुछ शासन तक शासन करेगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो है चालुक्य डायनेस्टी जो है फिर से स्थापना करेगा। और इसके लास्ट रूलर जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, कार्क टू को क्या करेगा, हरा देगा, और चालुक्य डायनेस्टी फिर से क्या हो जाएगा, स्थापना करेगा। और इसने राजधानी बनाएगा कल्याणी को। चालुक्य डायनेस्टी जो है बताया कि इसमें भी जो है ना 3, चालुक्य में भी जो है, तो इसमें भी 3 शाखा बटा हुआ है। 3 शाखा के रूप में इसमें भी चालुक्य डायनेस्टी में आता है। पहला है वतापी या बदामी, वतापी या फिर बदामी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कल्याणी, और इसके कल्याणी के बाद आता है बेंगी, बेंगी। तो ये 3 शाखा में है चालुक्य। तो अब जो है इसमें चालुक्य फिर से ये इस कार्क टू को मार देगा,
इसको हरा देगा और कल्याणी डायनेस्टी का स्थापना कर देगा। सेकेंड जो कल्याणी डायनेस्टी है, तो फिर इस तरीके से पहले चालुक्य था, फिर चालुक्य का अंतिम शासक को हरा देगा और दंती दुर्ग स्थापना कर देगा राष्ट्रकूट का। फिर राष्ट्रकूट धीरे धीरे जो है ये शासन करता रहेगा और अपने सामंत नियुक्त कंटिन्यू रखेगा चालुक्य को। और चालुक्य फिर यहाँ पे इसके लास्ट जो रूलर है, फिर राष्ट्रकूट के लास्ट रूलर को हरा करके कारक को और फिर से स्थापना कर देगा कल्याणी डायनेस्टी का। इस तरीके से राष्ट्रकूट डायनेस्टी क्या होता है, डिक्लाइन कर जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड इसमें ट्राइपटाइट डिवीजन में जो पार्टिसिपेट किया वो था गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार जो है ये राजपूत डायनेस्टी के अंतर्गत में है। तो राजपूत डायनेस्टी भी जो है ये 3 डायनेस्टीज के में फेमस है। राजपूत डायनेस्टी में राजपूत में भी 3 है। फर्स्ट है गुर्जर प्रतिहार, इसके बाद नेक्स्ट है परमार डायनेस्टी, और परमार डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट है चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी। तो हम आज बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार का सिर्फ। जब राजपूत डायनेस्टी पढ़ेंगे तो हम परमार डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार को, क्योंकि इसने आज मेरा टॉपिक है ट्राइपटाइट स्ट्रगल का। तो इसके संस्थापक जो हुआ वो नागभट्ट हुआ। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट, और इसने राजधानी बनाया अवंती को। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो शासक हुआ वो वत्सराज हुआ। ये पहला ऐसा राजा राजस्थान का क्षेत्र में है जो कन्नौज और बंगाल पे इसने जीत हासिल किया। तो कन्नौज और बंगाल पे जीत हासिल करने वाला कौन है, वत्सराज। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो वो मिहिर भोज हुआ। यह वही मिहिर भोज है जो कथा के फॉर्म में बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब होता है कि राजा भोज मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति है और कहाँ गंगू तेली मतलब एक सामान्य व्यक्ति के बारे में, मतलब दोनों का तुलना नहीं किया जा सकता है तुलनात्मक रूप में, क्योंकि एक राजा भोज है और एक गंगू तेली है मतलब एक सामान्य व्यक्ति है। तो दोनों के बीच में जब भी दो व्यक्ति को तुलना करते हैं तो एक बड़ा और छोटा का, तो यही एक कथा है कि मिहिर भोज, ये वही मिहिर भोज है। हालांकि इस पर डिबेट है कि राजपूत डायनेस्टी में प्रतिहार में भी एक मिहिर भोज हुआ और एक परमार डायनेस्टी में भी राजा भोज हुआ। तो दोनों इसको लेकर के हमेशा डिबेट रहता है कि ये जिस राजा का बात हो रहा है ये कौन है, राजा भोज परमार डायनेस्टी वाला है या फिर राजा भोज गुर्जर प्रतिहार वाला है। तो ये इसमें जो फेमस, ये बहुत ही क्या था, फेमस किंग था, लोकप्रिय शासन था, क्योंकि इसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और इसने कंप्लीट क्या किया, कंट्रोल कर लिया कन्नौज पे। तो कन्नौज पे कंप्लीट कंट्रोल करने वाला कौन था, मिहिर भोज। और ये जो था वैष्णववाद का फॉलोअर था और इसने टाइटल अज्यूम किया आदि वराह का। और मिहिर भोज के ही शासन काल में अल मसूदी जो अरब ट्रैवलर्स था, और इसने टाइटल दिया है मिहिर भोज को राजा बौरा का, किंग बौरा का। तो ये किसने टाइटल दिया है, अल मसूदी ने मिहिर भोज को। गुर्जर प्रतिहार का जो अंतिम शासक हुआ वो यशपाल हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार, राजपूत डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी को देखा। ये तीनों क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं किसे, कन्नौज को जीतने के लिए, क्योंकि कन्नौज जो उस समय के लिए यह जो था सबसे उपजाऊ मैदान था और ये जो कन्नौज पे कंट्रोल कर लेता वो व्यापार मार्गों पर उस पर क्या करता, नियंत्रण कर सकता था। और ये एक तरह का राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई था, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई भी सक्सेसर नहीं था। और यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में जो क्षेत्र है, जो कन्नौज और उत्तर भारत में इतने बड़े भूभाग पर हर्षवर्धन जो शासन कर रहा था, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था और यहाँ पे किसी भी प्रकार का अराजकता की स्थिति आ गया था और राजनीतिक शून्यता यहाँ पे था। और इस राजनीतिक शून्यता पर कंट्रोल कौन किया पूरी तरीके से कंप्लीट, तो गुर्जर प्रतिहार का जीत हुआ। ये तीनों आपस में महासंग्राम हुआ और गुर्जर प्रतिहार ओवरऑल कंट्रोल जीत करके आया। सो दोस्तों इस प्रकार हमारा एंशियंट हिस्ट्री जो है इस तरीके से समाप्त होता है। हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फिर समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, और इस प्रकार पूरे नॉर्थ इंडिया में इसने क्या किया, शासन किया।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा साउथ इंडियन हिस्ट्री होगा, साउथ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि ये नॉर्थ उत्तर भारत में शासन किया तो कुछ साउथ इंडियन हिस्ट्री में भी यहाँ पे योगदान दिया। जो साउदर्न टिप पेनिनसुला वाला जो इलाका है, पेनिनसुलर साउदर्न टिप है, जिसमें चेर, चोल और पांड्य और कुछ और भी शासक है जैसे चालुक्य, पल्लव डायनेस्टी। तो ये सब को हम साउथ इंडियन हिस्ट्री में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि जो सत्ता की जो लालसा ने भारत की राजनीति और लंबे समय तक ये अस्थिर बनाए रखा। सो दोस्तों, यह टॉपिक इस प्रकार यहीं पे समाप्त होता है। आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम लिंक का चैनल दिया हुआ, आप उसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।